Okay, now in this lecture we are going to start with the second stream, inverse proportion. Okay, so now जो फर्स्ट मॉड्यूल था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं कि देयर आर टू क्वांटिटीज, एक बार थोड़ा सा ग्लिम्स लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लोगों ने क्या बात करी थी। इसके लिए पहला वाला मॉड्यूल भी जरूरी है देखना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर हम लोगों ने जो बात करी थी वो ये बात करी थी कि अगर कोई दो क्वांटिटीज हैं x एंड y, इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उसका लिखने का तरीका क्या होता है? x is directly proportional to y, x is directly proportional to y, and if we have to convert this proportional sign into equality sign तो हम लोग क्या करते हैं? x is equal to k dot y, where k is constant. एक constant आता है निकलकर जब हम किसी proportional को proportional sign को equality के अंदर जब हम change करते हैं तो एक equality का एक constant का introduction होता है। ये सारी जगहों पे देखा जाता है physics, when you will study physics in the class 9, इस तरीके की चीजें आपको बहुत बार देखने को मिलेंगी। The relationship between gravitation and the force and acceleration, everywhere you will find this proportional sign. So this is very important to understand कि proportional होता क्या है। proportional में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि if one quantity is increased, then other quantity is also increased. अगर मैं x को इंक्रीज करूंगा तो y भी इंक्रीज होगा, या फिर अगर मैं x को डिक्रीज करूंगा तो y भी डिक्रीज होगा। तो ये जो मेरा पूरा फंडामेंटल था वो क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था। नाउ इफ आई कंपेयर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द इनवर्स प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो उसमें क्या होता है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से लीजिए। अगर हम लोग यहां पे लिखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, साथ के साथ लिखते भी जाए थोड़ा, ठीक है? यू आर क्लियर विद दिस? ये सब चीजें मैं लिखवा चुका हूं, तो इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू राइट यू कैन, इफ यू डोंट अवॉइड इट। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं? इफ टू क्वांटिटीज x एंड y आर इनवर्सली रिलेटेड तो हम लोग क्या लिखते हैं? x इज इनवर्सली रिलेटेड टू y। कैसे लिखते हैं हम लोग? x इज इनवर्सली रिलेटेड टू y। ओके, नाउ बट अब y नीचे चला गया। ये एक साइन दिखा रहा है प्रोपोर्शनल का, पर वो प्रोपोर्शनल दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये जो साइन होता है दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। समझ में आ गया? तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y हो गया, जबकि यहाँ पे x के साथ था y। बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। तो इसका बाद क्या होगा? ये x इज इक्वल टू अगेन k/y, k/y आ गया। और क्या मैं इसको लिख सकता हूं? xy इक्वल टू k, और जबकि यहां पे क्या हो रहा था? x/y इज इक्वल टू k। तो हम लोग, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने खूब सारे क्वेश्चंस किए थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? सेकंड वेरिएबल को पहले वाले वेरिएबल के नीचे ले जाते थे और कांस्टेंट को यहां छोड़ देते थे। फिर हम बोलते थे कांस्टेंट इज ऑलवेज हैज टू बी केप्ट इन द राइट साइड। राइट साइड में आपको रखना है हमेशा। कांस्टेंट को कहां रखना है? राइट साइड में। तो ऐसा भी आपको फॉर्म याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पर्पस से कभी एग्जाम में आ जाए कि भाई xy इक्वल टू k क्या है। मतलब जैसे एग्जाम में आ गया xy इक्वल टू k इंडिकेट्स नंबर 1 x एंड y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर 2 x एंड y इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोथ नन। आ सकता है? सो यू शुड बी क्लियर व्हेन देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। जब भी दो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट हैं तो इट इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर वेल versed with this expression तो आप खुद भी निकाल सकते हो। मैथमेटिक्स इज नॉट अ लर्निंग सब्जेक्ट, इट इज एन अंडरस्टैंडेबल सब्जेक्ट, ठीक है? तो आप इसको अंडरस्टैंड करो। तो ये चीज आ गया प्रोडक्ट फॉर्म में। सो दिस इज नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में की अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोगों ने इसके ये और ये चीज बात करी थी, इफ मान लो एक क्वांटिटी x को मैं इंक्रीज करता हूं तो y क्या होगा? डिक्रीज होगा। इन द केस ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोथ द क्वांटिटीज यूज्ड टू बी प्रोपोर्शनली इंक्रीज। एक को बढ़ा रहे हैं, दूसरा भी बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को मदर ने कहा कि भाई 25 रुपए का 1 किलो ले आओ कुछ सामान, 25 रुपए का 1 किलो फ्रूट ले आओ। ले आए। अगले दिन गेस्ट आ रहे हैं, मम्मी ने कहा आज 3 kg लेकर आओ। तो क्या 25 रुपए में आएंगे 3 kg? क्या 25 रुपए से कम में आएंगे? नहीं, 75 रुपीज के आएंगे। तो जैसी मम्मी ने 3 kg बढ़ाया, फ्रूट का रुपीज जो था वो भी बढ़ गया।
both the quantity raised, Direct rupees proportion. increased, quantity increased. It's a case of direct proportion. But if we take a good example of this, दो तीन एग्जाम्पल बता देता हूँ इनवर्स के. X is increasing, Y is decreasing. ठीक है. जैसे कि सबसे बेसिक एग्जाम्पल क्या है कि जैसे अगर बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर रूम का साइज है, तो उस कमरे को अगर 10 जनों को बोला जाए बनाने के लिए, एंड इफ दे कंप्लीट दैट टास्क इन 15 डेज में 10 वर्कर्स ने कमरा बना दिया, दैट्स इट. अब क्या हो, मुझे सिमिलर सेम साइज का कमरा एक और बनवाना है, बट आई वांट इन लेसर डेज. मैं चाहता हूं कि वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाए. तो क्या मेरे को 10 जनों से ज्यादा वर्कर्स चाहिए? Yes, सपोज sir. 15 वर्कर्स. तो जैसे ही मैंने वर्कर्स बढ़ाए, एज आई इंक्रीज द वर्कर्स, Days will decrease. days decrease. Yes. It's a case of inverse. Direct. Let us talk about the food. राइस बना घर पे, मान लो 5 जनों के हिसाब से बनाया. सोचा था कि यार आज 5 गेस्ट आएंगे एंड सपोज 3 kgs राइस कंजप्शन हुआ, तो 3 kgs का मैंने राइस बनाया, राइस फॉर 5 पीपल. बट क्या हुआ, सरप्राइजिंगली 5 के जगह 10 आ गए, 10 पीपल आ गए. अब आप ये तो नहीं बोलोगे मतलब 10 लोग आ गए तो कितना राइस चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आएगा तब तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा. भाई 5 लोगों को 3 kg राइस चाहिए होता है, तो 10 जनों के लिए 6 किलो चाहिएगा. वो केस तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा. बट अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता कि भाई 3 kg जो राइस है वो 5 जने कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है, कितने वक्त में, टाइम इज इंपॉर्टेंट है ना. 3 डेज, मान लो 5 जने हैं, 3 kg राइस, एक राइस है जो 3 डेज में कन्वर्ट खत्म करते हैं. एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ राइस 3 डेज में खत्म होता है अगर 5 जने खाना खाते हैं. जैसे घर के सदस्य होते हैं हम लोग, है ना, घर के जने फिक्स होते हैं कि हमारे घर में 5 है, 3 बच्चे 2 बड़े, या तो कोई व्हाटएवर, स्ट्रेंथ इज 5, तो उसके हिसाब से राशन आता है घर में, आता है. सपोज घर पे आया कुछ राशन 3, तो वो हमको पता है कि 3 दिन में खत्म हो जाता है. बट मान लो कोई गेस्ट आ गए पर्टिकुलरली, आज रात में आ गए, तुम्हारे और कजन्स आ गए, वही कितने दिन में खत्म हो जाएगा. तो जैसे ही मैंने गेस्ट बढ़ाए, 10 पीपल करें, तो ये जो राइस 3 दिन में खत्म हुआ करता था वो 1 ही दिन में खत्म हो गया. तो ये टाइम डिक्रीज हो गया. सो दिस इज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब आप लोगों को मेरे हिसाब से इनवर्स का क्लियर हुआ किससे होता है. Okay, so now let us have one example which is related to the wholly to the inverse proportion. So the volume of the air inside a syringe when air pressure is P units. इस तरीके से दे रखा है. The pressure is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and corresponding values of the volume is also given. Like when the pressure is 1 atmosphere, then the volume of air. syringe होती है ना, syringe सुई जो लगाते हैं syringe में, तो वो जो प्रेशर है 1 प्रेशर है, तब वॉल्यूम कितना है 120. प्रेशर को हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया. जैसे प्रेशर को 2 किया तो वॉल्यूम 120 से 60, 3 किया 44 किया 35 किया. हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम प्रेशर के बढ़ा रहे हैं, व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, द वॉल्यूम इनसाइड द सिरिंज इज गेटिंग रिड्यूस्ड. एक चीज बढ़ाई दूसरी चीज रिड्यूस करी. तो आर्यमन ये इनवर्स है या डायरेक्ट है? इनवर्स प्रोपोर्शन है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट P and V are inverse proportion. तो इसका अगर तरीका है, तो इसका क्या तरीका मैंने बताया था, अगर P is inversely proportional to V है तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं. Yes, sir. फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, P is equal to K upon V, और इसको हम लोग फाइनली क्या करेंगे, PV equal to K. ये मेरी एक आई. अब मैं क्या करूंगा, P into V equal to K. अभी हमने कॉन्सेप्ट में बात करी थी कि जो 2 वेरिएबल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट अगर है, then it is a case of inverse proportion. It is a case of inverse proportion. अब हम लोग चेक करते हैं एक एक वैल्यू डालकर. 1 into 120 is equal to 120. 2 into, ठीक है, एक सेकंड, 120, एक सेकंड मैं कर रहा हूँ. 3 into 40 is equal to 120. 4 into 40, sorry, 4 into 30. 4 into 30 is equal to 120. 5 into 24 again 120, and
and 6 into 20 is again 120. So you can see in each and every case the value of the constant is same. अगर value of constant same नहीं होता किसी भी एक केस में, एकलव्य इधर ध्यान दो, if I am teaching you, if in any case the value of the constant is not the same, then we will say P and V are not in inverse proportion. But क्योंकि ये दोनों ही values, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है सारे केसेस में सिमिलर आ रही है, इसलिए P and V are inversely proportional. इतनी बात क्लियर आ गई? तो हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया. So therefore P is equal to 120. This is my formula. P equal to 120 into V. ठीक है? अब ये मेरा एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया. क्यों? क्योंकि मेरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई है? मेरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई है? 120. एंड प्रेशर इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, फॉर्मूला क्या था? P इक्वल टू K अपॉन V. फॉर्मूला ये था. यस सर. तो मैं क्या लिखूंगा? सो देयरफॉर अब जो B पार्ट है, what is my next question? The next question is find the equation connecting P and V. Find the equation connecting P and V. So इसका आंसर क्या आएगा? P is equal to 120 upon V. This is my equation connecting. So मेरा ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया. अब एक थर्ड पार्ट और बोल रहा है. Let us see what is the third part. What is the third part? ये हम लोग देखते हैं एक बार. ठीक है, थर्ड पार्ट बोल रहा है कि find the volume of the air when the air pressure is 8 units. यहाँ पे 6 तक दिया हुआ है. Now you have to figure out the volume when the pressure is 8 units. When the pressure is 8 units, so what is the volume? ये है मेरा क्वेश्चन. तो मेरा सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8 is equal to 120 upon V. तो V is equal to 120 upon 8. 4 3s are 4 2s are 15. आंसर हो गया इसका 15 सेंटीमीटर क्यूब. 15 सेंटीमीटर क्यूब. तो थर्ड का आंसर में आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. बोलो समझ में आया? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शन. ले लिया, हाँ? फिर वो डिवाइड हो गया. बिल्कुल. ये फार्मूला बनाया ना मैंने यहाँ पे. यस सर. इसके थ्रू निकल के आ गया मेरा कांस्टेंट कितना है 120. तो मेरा ये फार्मूला हो गया. अब मेरा फार्मूला हो गया. थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है बताओ वॉल्यूम कितना होगा अगर प्रेशर 8 होगा. तो पुट कर दो ना प्रेशर को 8 पुट कर दिया प्रेशर की जगह और वॉल्यूम निकाल दिया. लीनियर इक्वेशन पढ़ाया हुआ है आपको. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काम खत्म. So I hope you are clear with this question. I hope. So in the next module we are going to do 5-6 questions. So please be tuned for the next module and subscribe the channel if you have not done till now. Thank you.